ससुराल की लव लेटर। आज आप सभी को हम मिश्रा निवास ले चलते हैं, जहां पर श्याम बाबू अपनी पत्नी शीला, माँ सरला, पिताजी अनूप मिश्रा और 2 बेटों के साथ रहा करते थे। मिश्रा जी की शादी को पूरे 18 बरस होने वाले थे और अपनी एनिवर्सरी वीक में पत्नी के चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट ना देखकर वो थोड़े चिंतित हो रहे थे। अरे श्रीमती जी, कहाँ गुम हो आप? हमारा एनिवर्सरी वीक चल रहा है और तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। अरे 18 साल में बोर हो गई हो क्या हमसे? जैसे आपके ढंग है ना, आपके साथ रहकर कोई भी औरत बोर ही हो जाएगी। अरे ऐसी क्यों बातें कर रही हो भाग्यवान, हम तो आज भी तुम्हारे दीवाने हैं। अरे जाइए जी, एनिवर्सरी आ गई तो चले आए प्यार दिखाने। बाकी तो पूरे साल आपको याद भी नहीं रहता कि आपकी एक पत्नी भी है। बाकी के दिनों में तो पत्नी से करने के लिए आपके पास वही किनी चुनी बातें रहती हैं। रोटी दे, सब्जी दे, रुमाल दे या फिर जीने दे। बस इन्हीं वाक्यों के आसपास हमारी शादीशुदा जिंदगी घूम रही है। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो? सब काम धंधा छोड़कर हम घर में बैठ जाएं या दिन भर फोन पर बस तुमसे लव यू करते रहे? अरे मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन आप खुद ही सोच कर देखिए, 10-12 साल पहले जब ये मोबाइल का जमाना नहीं था, तब क्या लोग प्यार नहीं करते थे? तो क्या करे? अच्छा ठीक है, आज से वादा है कि दिन में एक बार तुमको लव यू का मैसेज जरूर कर दिया करेंगे बस। अरे हम क्या बोल रहे हैं और आप अलग ही राग आलाप रहे। हमें नहीं चाहिए आपका ये मोबाइल में मैसेज वैसेज। हम तो कहते हैं आग लगे इन मोबाइलों को। जब से ये मोबाइल आए हैं ना, इन्होंने लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अरे कम से कम पहले लोग अपना प्यार जताने के लिए एक दूसरे को चिट्ठी तो लिखते थे। उन चिट्ठियों को इंसान सालों साल संभाल कर रखता था। सालों बाद भी अगर निकाल कर पढ़ लो तो सारी यादें ताज़ा हो जाती थी। आपको याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो आप मुझे वो गुलाबी कागज़ों पर चिट्ठी लिख कर देते थे। सच्ची उन चिट्ठियों में जो प्यार की महक आती थी ना, वो मज़ा अब इन व्हाट्सएप के मैसेज में रहा ही नहीं। आपको पता है आपकी वो गुलाबी चिट्ठियाँ मैंने आज तक अपने पास संभाल कर रखी हुई हैं। अरे बाबा तो क्या करे, एक कबूतर पाल ले जो सबके घर जाकर चिट्ठियाँ बांटता फिरे। बाकी दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं, हम तो बस अपनी बात कर रहे हैं। आप एनिवर्सरी मनाने के लिए पूछ रहे थे ना, तो ठीक है, वादा करिए अगले 1 सप्ताह तक आप हर रोज़ हमें चिट्ठी लिख कर अपने दिल की बात बताएंगे, ठीक वैसे ही जैसे शादी के समय लिखा करते थे। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, सच में बहुत मज़ा आएगा। अच्छा ठीक है, जैसा हमारी श्रीमती जी का है, आपका हुक्म सर आंखों पर। मिश्रा जी ने वादा तो कर दिया था कि वो अब से पत्नी को चिट्ठी लिखकर रोज अपने मन की बात बताया करेंगे, लेकिन इतने बड़े परिवार में सबसे छिपकर ये प्रेम पत्र पत्नी तक पहुंचाना कोई सरल काम तो था नहीं। इसलिए रात के 12 बजे सबके सोने के बाद वो कागज लेकर पत्र लिखने लगते हैं। लगता है सब लोग सो गए हैं। इस समय मैं आराम से शीला के लिए प्रेम पत्र लिख सकता हूँ। मिश्रा जी ने देर रात तक बैठकर प्रेम पत्र लिखा और फोल्ड करके एक किताब के अंदर रख दिया। शीला सुबह सबसे पहले रसोई में जाती है। ऐसा करता हूँ, ये चिट्ठी रसोई में रख देता हूँ। जैसे ही शीला सुबह चाय बनाने के लिए चीनी का डिब्बा उठाएगी ये चिट्ठी उसके हाथ में आ जाएगी और ये पढ़कर वो खुशी से झूम उठेगी। ये अच्छा आइडिया है। पूरी योजना बनाने के बाद रात के 2 बजे श्याम बाबू चिट्ठी लेकर दबे पांव रसोई में घुसते हैं और चीनी के डब्बे के ऊपर उसे रखने के बाद बड़े चैन से जाकर सो जाते हैं। सुबह सुबह 5 बजे। लगता है आज बहू की आंख नहीं खुली। मेरी तो सुबह 4 बजे ही खुल गई थी और तब से ही बड़ी जोर की चाय की तलब लगी हुई है। अब कितनी देर शीला का इंतजार करूं? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चाय बनाकर पी लेती हूँ। सरला चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है और एक बर्तन में चाय का पानी चढ़ा देती है। चीनी डालने के लिए जैसे ही वो डिब्बा उठाती है, एक खुशबूदार गुलाबी कागज वाली चिट्ठी उसके हाथ लग जाती है। क्या है ये? रात को तो मैं ही सबसे आखिर में रसोई बंद करके सोई थी, तब तो यहाँ कुछ नहीं था। रात रात में कौन रख गया? खोल कर देखती हूँ। मेरी प्रियतमा, माना कि हमारी शादी को इतने साल बीत गए,
लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा शादी के समय था। घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं तो जैसे अपने मन की बात कहना ही भूल गया था। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा, अगर तुम्हें मेरी ये चिट्ठी अच्छी लगे तो तुम आज रात को सबके सोने के बाद काली साड़ी पहनकर छत पर आ जाना। हम दोनों साथ में पूनम के चांद को निहारेंगे। और हाँ, मेरी चिट्ठी का जवाब जरूर लिखना। चिट्ठी पढ़कर सरला का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। हाय राम, ये क्या नया शौक चढ़ा गया है इन्हें बुढ़ापे में। लेकिन मानना पड़ेगा, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वरना इस उम्र में लोग अपनी दवाई खाना भूलने लगते हैं और इन्हें आशी की याद आ रही है। मैं भी कोई इनसे पीछे थोड़ी न रहने वाली हूँ। अभी इनकी चिट्ठी का जवाब लिखती हूँ। सरला पेन से सुंदर लिखावट में पत्र का जवाब लिखती है और उसे वापस उसी डिब्बे के पास रख देती है। कुछ देर बाद, अब तक तो शीला ने पढ़कर जवाब भी लिख दिया होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं किसी और के हाथ ना लग जाए। श्याम रसोई के अंदर जाकर देखता है तो उसे चीनी के डिब्बे के ऊपर एक चिट्ठी रखी दिखाई देती है। वो चिट्ठी लेकर अपने पॉकेट में रख लेता है और अकेले में जाकर उसे पढ़ने लगता है। आपकी चिट्ठी पढ़कर मुझे कितनी खुशी हुई, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। आपने तो जैसे पुराने दिन याद दिला दिए। सिर्फ आप ही मुझसे प्रेम नहीं करते, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं रात को खाना खाने के बाद छत पर आपका इंतज़ार करूँगी, आप भी ज़रूर आना। और हाँ, जब आपने काली साड़ी की फरमाइश कर ही दी है तो मेरी भी एक छोटी सी फरमाइश है, आप मेरे पसंदीदा लाल गुलाब लाना मत भूलना। बरसों बाद प्यार की चाशनी में डूबे हुए अल्फाजों को पढ़कर श्याम का मन एक बार फिर से उड़ान भरने को तैयार हो गया था। आज वो ऑफिस गया तो जरूर था, लेकिन उसका मन ऑफिस में लग नहीं रहा था। ऑफिस से वापस आते हुए उसने गुलाब के 2 फूल खरीदे और उसे अपने पॉकेट में छिपाकर घर की ओर बढ़ गया। 9:30 बजे तक सभी खाना खा चुके थे। अरे पता नहीं क्या औरत है ये। इसकी बात मानकर मैंने 18 साल बाद इसे प्रेम पत्र लिखा और इसके चेहरे पर रत्ती भर भी खुशी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक ही कह गए बड़े बुजुर्ग कि औरत के मन का भेद निकालना बड़ा कठिन काम है। अब पता नहीं इसे क्या चाहिए। श्याम अपने पिता के साथ बैठा लॉबी में बातें कर रहा था और इधर अपना काम निपटाने के बाद बहू शीला अपने कमरे में चली गई। लगता है शीला तैयार होने के लिए गई है। कुछ देर यहीं बैठ जाता हूँ, उसके बाद सीधा छत पर निकल जाऊंगा। कुछ देर पिताजी से बातें करने के बाद श्याम छत की ओर बढ़ जाता है। छत पर चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। चांद की मध्यम सी रोशनी में उसने देखा कि सामने काली साड़ी पहनी शीला खड़ी हुई है, जिसकी सिर्फ पीठ ही श्याम को दिखाई पड़ रही थी। जाकर ये गुलाब शीला के बालों में लगा देता हूँ, आज तो खुश हो जाएगी मुझसे। श्याम नजदीक जाता है और पीछे से ही गुलाब उसके बालों में लगा देता है। अरे अब अपना चेहरा भी दिखा दो, कितना इंतजार कराओगी। आज कितने सालों बाद तुमने ये काली साड़ी पहनी है, दीदार तो कर लेने दो। जैसे ही सरला अपना चेहरा घुमाती है, श्याम एकदम सकते में आ जाता है। तू यहाँ क्या करने आया है और क्या बकवास कर रहा था अभी? मैं भी तो आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। मैं तो यहाँ पर अपनी शीला का इंतजार कर रहा था, लेकिन आप इतनी रात को छत पर। शीला का इंतजार कर रहा था वो तो ठीक है, लेकिन ये लाल गुलाब? उसने कहा कि उसे लाल गुलाब चाहिए तो मैं लेता आया। पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आई नहीं। लेकिन माँ, आपने काली साड़ी क्यों पहन रखी है? अरे बेटा, तेरे पापा है ना, उन्हें बुढ़ापे में जाने का शौक चढ़ा गया है। मुझे चिट्ठी लिखकर कहते हैं काली साड़ी में देखना चाहता हूँ, तो बस उनकी खुशी के लिए काली साड़ी पहन ली। कौन सी चिट्ठी की बात कर रही है माँ? अरे सुबह सुबह 5 बजे रसोई में मुझे चिट्ठी मिली थी। पहले तो बुढ़ाओं को कुछ ज्यादा ही जवानी सूझ रही थी, और अब मुझे यहाँ खड़ा करके खुदा राम से नीचे खर्राटे भर रहे होंगे। पापा नहीं आएंगे माँ। क्या कह नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे?
अभी नीचे जाकर इनकी नींद पूरी कराती हूँ। अरे वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि आप उनका इंतजार कर रही हो। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं, वो लेटर पापा ने नहीं मैंने लिखा था, वो भी अपनी पत्नी के लिए। पता नहीं कैसे वो आपके हाथ लग गया। तो जो चिट्ठी मैंने पढ़ी वो भी आपने लिखी थी? अरे चुप कर नालायक, ये भी कोई उम्र है तेरी गुलाबी चिट्ठियां लिखने की? शादी को इतने साल हो गए फिर भी लड़कपन खत्म नहीं हो रहा। और हाँ, कान खोल कर सुन ले, खबरदार जो किसी के सामने इस बात का जिक्र भी करा। चला था प्रेम पत्र लिखने। बेटे को डांट कर चुप कराने के बाद शीला चुपके से वहां से सरकने लगती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? बेटे बहू के सामने मजाक बनकर रह गई। इन चिट्ठियों के अदला बदली से सरला बहुत शर्मिंदा हो गई थी। अपनी साड़ी संभालती वो तेजी से नीचे पहुंच जाती है कमरे में। सुबह से आधी रात हो गई लेकिन आपकी चिट्ठी पहुंची नहीं अभी तक। भूल गए क्या? देखो भाग्यवान, ये लव लेटर की बात पर मिट्टी डालो। किसी समझदार आदमी ने कुछ सोच कर ही इन मैसेज का आविष्कार किया होगा। जमाना आगे बढ़ रहा है तो चिट्ठी भी अब मैं व्हाट्सएप पर ही भेज दिया करूंगा। इतने बड़े परिवार में लव लेटर किसी के हाथ में जाने से रोकना भी बड़ा दुर्लभ काम होता है। समझ गई? कहो तो तुम्हें डायमंड दिला दूं लेकिन चिट्ठी मुझसे ना हो पाएगी। हाँ तो क्या लगता है आपको पत्नी श्री इतनी आसानी से उसे छोड़ देगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ से 4 बातें सुनने के बाद बेचारे मिश्रा जी बीवी की भी 10 बातें सुन ही लेते हैं। सिया के राम तो वनवास में अपनी सिया यानी सीता के साथ थे, लेकिन सुमन का वनवास वो थोड़ा अलग है। ये क्या बना रखा है तूने? खाना है या गोबर? तेरे घर वालों ने पढ़ने लिखने के अलावा तुझे कुछ सिखाया भी है? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तू मेरे बेटे को मिल गई। मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तुझ जैसी बहू मेरे पल्ले आके पड़ गई। मम्मी जी, आप हर वक्त मेरे घर वालों को बीच में क्यों लाती हो? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कीजिए ना। मेरे घर वालों को उल्टा सीधा क्यों कहती हैं? लगता है मुंह चलाना भी तुमने अपने घर वालों से ही सीखा है। न जाने और आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। शाम को सुमन का पति घर आता है तो सुमन उससे बात करती है। अब मेरा इस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारी माँ बार बार मुझे और मेरे घर वालों के बारे में कुछ न कुछ बोलती रहती है। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम क्या है आखिर। देखो सुमन, मैं जानता हूँ तुम्हारी और मेरी माँ की नहीं बनती, पर वो मेरी माँ है, मैं कैसे बोल दूं उन्हें? वो मुझसे बड़ी हैं, तुम्हें थोड़ा उनको बर्दाश्त करना होगा सुमन। अच्छा, तो वो बड़ी हैं, तुम्हारी माँ है, तो वो मुझे कुछ भी बोलती रहेंगी? क्या तुम्हें मेरी बेइज्जती होते हुए देखकर अच्छा लगता है? अरे कभी कभार मेरे लिए भी बोल लिया करो। कभी तो अपनी माँ को भी समझाया करो। तुम्हें पता है ना, माँ नहीं समझती। ऊपर से अगर मैंने उन्हें कुछ बोल दिया तो सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी 2 औरतों के झगड़ों के बीच एक मर्द बोले अच्छा थोड़ी ना लगता है। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है तुम्हें बोलने से अच्छा है कि मैं दीवार में जाकर अपना सर पटक कर आ जाऊं। और सुमन, कहाँ जा रही हो? फिक्र मत करो, मरने नहीं जा रही। अगले दिन जब सुमन के घर वाले उससे मिलने उसके घर आते हैं। बहू, तेरे घर वाले आए हैं। आ गए मुफ्त की रोटियां तोड़ने। माँ, आप उनकी बातों पे ध्यान मत दो। आप ये बताओ कैसी हो? घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है, तू बता तू कैसी है? यहाँ तेरा मन लग गया ना बेटा? अरे इससे क्या होगा? यहाँ इसको सब मिल रहा है। मेरे बेटे ने इसके लिए किसी चीज की कमी थोड़ी ना कर रखी है। अरे तुम तो खुशियां मनाओ कि तुम्हारी बेटी को ऐसा ससुराल मिला है, नहीं तो इसकी हरकतें देखकर तो लगता नहीं कि इसकी शादी भी होती। माफ कर देना बहन जी अगर इससे कुछ गलती हो जाए। बच्ची है, चीजों को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, पर धीरे धीरे सीख जाएगी। अभी तक इसे माफ ही तो कर रही हूँ। माफ नहीं कर रही होती तो ये अभी तक तो मायके में बैठी होती। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया कि मुझे माफी मांगनी पड़े। अरे चुप हो जाना बेटा। देख लो अपनी बेटी को। और कुछ नहीं तो कम से कम यही सिखा लेती कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने बदतमीज लोग। मम्मी जी, आप मेरी माँ की बेइज्जती कर रही हो। अच्छा,
मैं तेरी माँ की बेइज्जती कर रही हूँ और जो तू रोजाना करती है वो कुछ नहीं। वैसे भी लड़की वाले बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते और ये तो यहाँ आके खाना तक खा रही है। बेइज्जती मैं नहीं कर रही, वो खुद अपनी कर रही है। जब माँ ही ऐसी है तो बेटी तो वैसी होनी ही है। मम्मी जी बस कीजिए। उतने में सुमन की माँ उठ जाती है। बेटा मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। माँ आज आप अकेले घर नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये तो क्या बोल रही है बेटा? हाँ माँ, जहाँ मेरी माँ की और मेरी इतनी बेइज्जती हुई है उस घर में मैं एक दिन तो क्या 1 सेकंड भी रुकना बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलिए। हाँ हाँ जा जा, मैं भी कौन सा तुझे रोक रही हूँ। मैं तो उल्टा खुश हूँ कि इस घर की सबसे बड़ी बला टली। शाम को जब कोमल का पति घर आता है तो उसे पूरी बात के बारे में पता चलता है। वो सुमन को वापस ले जाने उसके घर आता है। चलो सुमन, घर चलो। घर परिवार में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर छोड़ दिया जाए। हाँ बेटा, दामाद जी सही कह रहे हैं। मान जा बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते। गुस्सा करने से कुछ बदल जाएगा क्या? माँ आपने देखा ना मम्मी जी ने किस तरह आपकी बेइज्जती करी। अब फिर भी मुझे उस घर में जाने के लिए बोल रही हो। और तो और जब मैं घर से जा रही थी तो मुझे एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा। कैसे चली जाऊं मैं उस घर में जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है? अपनी सास के लिए ना सही, दामाद जी के लिए तो चली जा बेटा। हाँ सुमन, मान लो ना अपनी माँ की बात और मेरे लिए घर चलो। तुम्हारे लिए? क्यों? तुम भी तो बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हो। क्या तुमने अपनी माँ के सामने मेरे लिए एक बार भी आवाज उठाई? क्या एक बार भी अपनी माँ से ये कहा कि माँ मेरी बीवी है, इसकी आप ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकती? नहीं कहा ना? तो क्यों मैं तुम्हारे लिए घर चलूं? तुम खुद ही सोचो, अगर तुम यहाँ रही दोनों परिवार की बेइज्जती होगी, लोग क्या सोचेंगे? अरे जो भी सोचेंगे सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा मुझे पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी बच्ची के बारे में उल्टा सीधा बोले। मेरे लिए ही सही एक बार। ठीक है माँ, घर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी तुम्हारा सामान लाता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि मम्मी जी को खुद यहाँ आकर मुझसे और माँ से माफी मांगनी होगी। अब ये क्या है? मैं मांगता हूँ ना माफी उनकी तरफ से। मुझे पता था नहीं कर सकते तुम। अरे डरपोक हो, ये भूल जाओ कि मैं घर आऊंगी। और माँ, आपको लोगों की फिक्र है ना, उनको कैसे संभालना है मुझे अच्छी तरह पता है। सुमन के पति को ऐसे ही घर वापस जाना पड़ता है और उस दिन से वो अपनी माँ से चोरी छिपे सुमन से मिलने जाता है। एक दिन उसकी माँ को पता लग जाता है। बहुत याद आ रही है तुझे अपनी जोरू की, जो चोरी छिपे मिलने जा रहा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सुमन वहाँ रहती है और मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बारे में बातें बनाए, इसलिए। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है उस बदतमीज लड़की से मिलने की। जो बोलना है बोलने दे लोगों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ जो खुद चली गई, नहीं तो मैं ही किसी दिन उसको निकाल देती। माँ, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में? वो मेरी बीवी है, उसे यहाँ होना चाहिए था और वो वहाँ है। अच्छा, बड़ी चिंता हो रही है अपनी बीवी की। तो जा, अपने ससुराल जाकर घर जमाई क्यों नहीं बन जाता? इससे तेरी भी मुश्किल खत्म और वो तो यही चाहती होगी। माँ, ये आप क्या बोल रही है? माँ, चलिए ना मेरे साथ उसके घर, उसको ले आते हैं। वो इस घर की बहू है, आपके बेटे की बीवी है। उसे उसके असली घर में ले आते हैं ना माँ। अरे चुप कर गधे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तू भी ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी बीवी की तरह तुझे भी इस घर से अलविदा कर दूंगी। माँ, लेकिन दूसरी तरफ सुमन के घर में, बेटा ये तूने सही नहीं किया। अगर उस दिन दामाद जी के साथ चली जाती तो कितना सही रहता। नहीं माँ, आप नहीं जानती मैं उस घर में कैसे रही हूँ, कितनी मुश्किल और बेइज्जती बर्दाश्त की है। पर अब नहीं, अब इनको फैसला लेना ही होगा, इनको समझना ही होगा। अगर ये मेरे लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो उनको और भी मुश्किल और बेइज्जती दोनों झेलनी पड़ेगी। अगर ये मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं भी इनका साथ नहीं दे सकती।